अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारूख़ है। आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान बैठी हुई हैं जिनका नाम डॉक्टर सिद्रा है। डॉक्टर सिद्रा इनका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। डॉक्टर सिद्रा ने लियाकत मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस जामशोरा से एमबीबीएस किया था एंड देन शी डिड हर पीजी ट्रेनिंग, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल गायनी ऑप्स के डिपार्टमेंट से। अब जो है ये इंग्लैंड में ट्रेनिंग कर रही हैं, राइट? तो डॉक्टर सिद्रा आपका कैसा रहा इंग्लैंड में ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस? कह सकते हैं काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग तो रहा, लेकिन साथ में थोड़ा पेनफुल भी रहा। इंटरेस्टिंग इसलिए रहा क्योंकि जैसे कि आपने बताया मेरे बारे में कि मैंने जामशोरो से पढ़ा था, तो वहाँ पे जैसे अंडर ग्रेजुएशन की थी, तो वहाँ पर वो माहौल देखा था जो कि एक अंदरूनी सिंध का होता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कराची में आई, मैंने डाउ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो मैंने थोड़ा कराची के टर्शियरी हॉस्पिटल्स में काम किया। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैंने एक एनजीओ सेक्टर में या एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कोई और वुमेन हॉस्पिटल में 5 साल तक भी काम किया। करने के साथ मुझे एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई थी, जॉब भी मैंने 1 महीने के लिए की और उसके बाद अब मैं इंग्लैंड चली गई हूँ। तो मैं समझती हूँ कि मेरा जो जर्नी है वो काफ़ी डाइवर्सिफ़िकेशन के साथ रहा है, लाइक जिससे मुझे ना अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से सिस्टम्स काम करते हैं, जिसमें अब सरकार भी हो गया, प्राइवेटाइजेशन भी हो गई, टर्शरी भी हो गए, प्राइमरी सेंटर्स भी हो गए, सेकेंडरी सेंटर्स भी हो गए और अभी मैं वहाँ पर हूँ जो कि वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है। जब मैं कहती हूँ कि पेनफुल रहा, पेनफुल ये रहा क्योंकि जो लोगों के साथ वहाँ पर हो रहा है या जो यहाँ पर होता है, तो उसकी एक क्लियर पिक्चर है मेरे सामने। तो जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर कितने लूप होल्स हैं, उनको ज़रा उसकी मैंने ज़रा डीप डाइविंग की है, तो कभी-कभी बड़ा पेनफुल रहता है कि ऐसा क्यों है। अदरवाइज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। सो व्हाट डिफरेंस डिड यू सी लाइक कि यहाँ पे जिस तरीके से पेशेंट केयर है एंड कंसिडरिंग कि आप गायनी ऑप्स के डिपार्टमेंट में हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन ऑब्वियसली आपका उनसे इंटरेक्शन ज़्यादा रहा। तो वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स का कैसे ख्याल रखा जाता है और यहाँ पे आपको लगता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में? अच्छा, बेसिक जो डिफरेंस है ना, वहाँ पर प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसकी पूरी फैमिली और उसकी पूरी सोसाइटी उसको सेलिब्रेट करती है और वो हर लम्हे जो है उससे पूछा जाता है कि हाउ शी फीलिंग। यहाँ पर ये बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पर कोई किसी से नहीं पूछता है। यही बात होती है कि एक औरत माँ बनती है, प्रेग्नेंट होती है, वो सिर्फ उसी का मसला होता है, फैमिली सपोर्ट इतनी नहीं होती है, उसके काम जो वो कर रही होती है वही कंटिन्यू होते हैं। उसको जो भी वो कर रही है, प्रोफेशन है या वो एज अ हाउस मैनेजेरियल है या हाउसवाइफ है, तो उसको वो सारा कंटिन्यू होता है। उसके खाने के लिए कोई स्पेशल चीज़ें नहीं बनती है। वहाँ पर बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर इवन आपको बताऊँ मैं मारूक, वहाँ पे जब डिलीवरी होती है ना, तो जो लेबर रूम है, जो लेबर वार्ड है या जो थिएटर है, उसको सेलिब्रेट नहीं, डेकोरेट किया जाता है। डेकोरेट बाकायदा, जैसे क्योंकि वो ये नहीं कहते हैं कि कोई ये जो है हम जैसे कहते हैं ना ऑपरेशन हो रहा है, वो कहते हैं कि आज बर्थडे हो रही है, बर्थडे हो रही है। यस, तो वहाँ पे फोटोग्राफर भी आते हैं, वहाँ पे म्यूजिक भी चल रहा होता है। वहाँ पे मैं यहाँ पे मैं सेक्शन करती थी, सीजरियन सेक्शन करती थी, बस खाली पीली सेक्शन किया, बात खत्म। वहाँ पे सीजरियन सेक्शन होता है बाकायदा, तो एक हस्बैंड जो है वो थिएटर के कपड़े पहनता है, वो अंदर साथ होता है उसके हर वक्त उसको हाथ होल्ड किया होता है। ड्यूरिंग द सी सेक्शन ड्यूरिंग द सीजरियन सेक्शन एक कर्टेन लगा होता है, वहाँ पे हम लोग सिर्फ कर रहे होते हैं, पीछे से उसकी वो वाइफ और हस्बैंड और एनेस्थेटिस्ट और उनका कोई और जो भी, वो उन्होंने म्यूज़िक चलाया होता है, हल्का फुल्का म्यूज़िक चल रहा होता है, जो कि हमेशा माँ चाहती है कि कोई ऐसा म्यूज़िक मेरा बच्चा सुनते हुए फिर इस दुनिया में आए। तो हमेशा अपनी प्लेलिस्ट देते हैं वो लोग। उसके साथ फिर वहाँ पर फोटोग्राफी हम लोगों ने बच्चा डिलीवर करके डायरेक्ट उनको देना होता है। जो कॉर्ड है ना, वो फादर करता है, वो उसने काटना होता है, हम लोग डॉक्टर्स ने नहीं काटना होता, ताकि वो फीलिंग जो है। तो डे नाइट का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और प्रेगनेंसी में हर सब, अब जैसे यहाँ पे मैंने तो प्रेग्नेंट औरतों को मरते हुए देखा ना, यहाँ पर मैंने तो प्रेग्नेंट औरतों के हीमोग्लोबिन 2 और 3 का भी देखा।
मैंने तो ये भी देखा कि प्रेगनेंसी में किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ देखी। वहाँ पर मैंने देखा कि इवन अगर 11-12 का भी हीमोग्लोबिन है तो भी डॉक्टर भी परेशान है, हस्बैंड भी परेशान है, और पूरी कम्युनिटी जो है वो चर्च में मिलके पूछ रही थी तुम्हारा हीमोग्लोबिन ठीक हुआ, तुम ठीक कर रही हो, तुम्हें अभी हेडेक तो नहीं है। तो इतना वो करते हैं। और फिर वो जो न्यू इंसान आता है ज़िंदगी में उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो बाद में उसकी सेलिब्रेशन होती है, पहले वो औरत से पूछते हैं कि हाउ यू आर डूइंग। मैंने देखा कि यहाँ पर जब डिलीवरी हो जाती है तो सब लोगों का फोकस ये होता है कि ओ बच्चा आ गया है, लड़का है तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, लड़कियाँ हैं तो बस लाइक नॉर्मल। माँ से कोई नहीं पूछता है कि अब तुम खाली हो चुकी हो, हाउ आर यू फीलिंग। लेकिन वहाँ पे मैंने ऐसे नहीं देखा, वहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम है। So there's like they're connected. वेरी मच कनेक्टेड एंड लोगों की इमोशंस का भी ख्याल रखते हैं, उनकी हेल्थ का, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। और जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि हम लोग जो है ना लास्ट के जो वीक्स होते हैं उसमें ट्रेनिंग देते हैं पेरेंट्स को। मेटरनल ट्रेनिंग भी होती है, पैटर्नल ट्रेनिंग भी होती है। तो फादर की ट्रेनिंग 3 से 4 महीने चलती है। उसमें बाप को सिखाया जाता है कि बच्चे को कैसे उठाना है, उसको कैसे नहलाना है, जब माँ सो रही है तो जो है कैसे उसको जो है आपने सप्लीमेंट फूड का देना है या टॉप फीडिंग कैसे देनी है ताकि वो आराम करे। ये पूरी ट्रेनिंग उसको दी जाती है। चेस्ट पे कैसे लगाना है, ये सारी फादर को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। Do you think कि यहाँ के मर्दों को ये ट्रेनिंग दी जा सकती? नेवर पॉसिबल, लाइक नेवर पॉसिबल। अच्छा, मर्दों को सिर्फ इतनी ट्रेनिंग दी जाए ना कि औरत से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जनरली तो वो ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में औरत के साथ कैसे बात करें, क्योंकि पूरा हार्मोनल इम्बेलेंस हो रहा होता है प्रेगनेंसी में। यही ट्रेनिंग मिल जाए यहाँ के मर्दों को, ये भी गनीमत है। सही बात है, I swear to God। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो भी प्रेग्नेंट ख़वातीन आती हैं क्या वो सारी की सारी बुकड होती हैं, एंड इज़ देयर लाइक कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है या कोई कॉस्ट उनको बेयर करना पड़ता है? हाउ इज़ दैट ओके, सिस्टम? सो इन इंग्लैंड इट इज़ NHS, नेशनल हेल्थ सर्वे। वो एक समझे कि एक सरकारी इदारा है, ठीक है। और NHS की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और वहाँ पर जैसे कोई वो औरत प्रेग्नेंट होती है तो जो है उससे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या है, तुम्हें होम बर्थ चाहिए या तुम्हें मिडवाइफरी लेड सिस्टम में चाहिए बर्थ, या तुम्हें किसी हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी है। तो वो उस पर चॉइस होती है। ज़्यादातर मैंने सोचा है कि मैं जहाँ पर काम कर रही हूँ समर स्टेट में, वहाँ पर औरतें प्रेफर करती हैं होम बर्थ के लिए। Really? तो होम बर्थ का मतलब ये नहीं है कि बस खुद से ही उन्होंने प्रेगनेंसी को कैरी करना है। इसका मतलब ये है कि आपकी एक मिडवाइफ है, वो आपको हर चौथे हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में विजिट करेगी होम में। और जो है वो आकर आपकी सारी चीज़ें होंगी, ब्लड टेस्ट होगा। इन केस ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द प्रेगनेंसी अगर आपके कोई ऐसी मसले मसाइल निकल जाता है तो फिर वो मतलब हम अस्पताल में हमारा एक रूम है जहाँ पे हर वक्त कॉल्स आ रही होती हैं। जो होम बेस्ड मिडवाइफ्स है ना, वो कॉल करके हमें पूछती हैं कि ये मसला है, अब मैं उसको रेफ़र करूँ। और वो हमारे रोटा में होती है, ड्यूटी में होता है कि हम लोगों ने आज वो मिडवाइफ जो है उस रूम में बैठेगी और वो पेरिफेरी की सारी मिडवाइफ्स को एंटरटेन करेगी। कॉल डे बेसिकली होता है। कॉल डे होता है वो, लाइक इस तरीके का होता है। तो वो ऐसे कनेक्टेड होता है। और जो मिडवाइफरी लेड सिस्टम होता है उसमें भी मिडवाइफ्स वहाँ पे उनकी क्लिनिक्स है बनी हुई, वो वहाँ डिलीवरी करा रही होती हैं। तो ये अच्छा, एवरीथिंग इज़ फ्री। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ इज एग्जिस्टिंग इन इंग्लैंड। ओह नाइस। जी। अच्छा अच्छा जो अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन जो ले रही हैं होम बर्थ सिस्टम भी या क्लिनिक्स में भी अगर आ रही हैं तो प्रोटोकॉल क्या होता है? लाइक उनको कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं लाजमी, एंड कौन से लाइक ऑब्वियसली डिपेंड करता है केस के ऊपर। एंड कंपेयरिंग दैट टू पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में गुर्बत ज़्यादा है, सो व्हाट डू यू थिंक कि वहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल ज़रूरी हैं तो वो यहाँ पे करनी ही करनी चाहिए? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है एज ऑब्स्टेटिशियंस के लिए ना। ऐसा लगा मुझे क्योंकि वो बड़े इलीट लोग हैं, बड़े रिच लोग हैं, तो वहाँ पे कोई बड़ी अच्छी अच्छी टेस्टें होती होंगी। लेकिन मैंने देखा प्रेगनेंसी में एक सिंपल कंप्लीट ब्लड काउंट वो होता है, ठीक है। और वो बुकिंग पे होता है, फिर 32 हफ्ते में होता है, ठीक है। दैट्स इट। फिर नहीं होता है, 2 दफ़ा होता है। उसके अलावा बुकिंग पर जैसे वायरोलॉजी का बेसिक आ गया, लिवर फंक्शन, रीनल फंक्शन टेस्ट, बस वो होता है। उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी में नहीं होते। मैंने यहाँ देखा है
प्राइवेट में तो भाई बहुत ही ज़्यादा, हर 6 हफ्ते में ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, 8 हफ्ते में ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। सरकार में भी ऐसे हो रहा होता है। बहुत ज़्यादा टेस्ट क्यों करवा रहे होते हो? आप क्लिनिकली चीज़ों को मैनेज करते हो। इन केस अगर औरत है वो एनीमिया या उसको साइन सिम्टम्स आ रही हैं, फिर जाकर उसका फेरेटिन टेस्ट होगा, उसका आयरन स्टोर चेक किया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें बाद में आती हैं। अगर किसी को इचिंग और खारिश हो रही है तो फिर जाकर उसका LFTs रिपीट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो खाम में से ब्लड टेस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं वहाँ पर। और आपकी जो भी टेस्ट आप करवाते हो उस पर आपको जो है ना जवाब देना पड़ता है कि आपने ये टेस्ट क्यों कराया था। लाइक मैं वहाँ पर एज ए रजिस्ट्रार काम कर रही हूँ, तो मुझे भी वहाँ पर जो है जवाब देना होता है कि मैंने इस मरीज़ का ये इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे जस्टिफाई करना होता है। तो जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए अच्छी, तो फिर आपको वो जवाब एक्सेप्ट होता है। एंड व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान में भी डू यू थिंक ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए? होनी चाहिए, लाजम होनी चाहिए। हमारे पास तो लो रिसोर्सेज है ना, हम लोग तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। लेकिन यहाँ पर ना देखिए हमारा डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ बेसिकली इतना है कि प्रोटोकॉल्स नहीं है, पॉलिसीज और प्रोटोकॉल्स नहीं है। अगर वो हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। तो द थिंग इज़ कि पाकिस्तान में हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, ये सवाल है पॉलिसी मेकर्स से और जो प्रोटोकॉल बनाते हैं उन लोगों से सवाल है कि क्या वो कर सकते हैं। अदरवाइज जस्ट दिस इज़ वेरी मच डूएबल और होनी चाहिए। आई एग्री। अच्छा, आपने मिडवाइफ फ्लड सिस्टम के बारे में बताया, होम बर्थ के बारे में बताया। जो मिडवाइफ्स होती हैं वो क्या वहाँ पे एंटीनेटल केयर भी करती हैं? और जो होम बर्थ में जाती हैं वो मिडवाइफ से जाती होंगी यकीनन, तो वो एंटीनेटल केयर देखती हैं। क्या उनको ये लाजमी है कि जब वो देख लें तो उनको रिपोर्ट करना है डॉक्टर को, या इज़ इट नीड बेस्ड के मतलब कुछ दिख रहा है उनको? इट्स ऑलवेज नीड बेस्ड। मैंने देखा कि वहाँ की मिडवाइफ जो है ना वो बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत कॉन्फिडेंट हैं। मैंने यहाँ पर भी काम किया कोईगोट में, तो हमारी मिडवाइफ भी काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, कॉम्पिटेंट काफ़ी हैं। कॉन्फिडेंट में कहीं ना कहीं हम मार खा जाते हैं। यस, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पर कि जो अस्पतालें हैं ना वो नर्सेज और मिडवाइफ चला रही हैं, डॉक्टर्स तो विजिटिंग फैकल्टी है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे हमें मिडवाइफ बुलाएगी, फ़ोन करके कहेगी या नर्स फ़ोन करके कहेगी कि ये पेशेंट है और इसकी ये कंप्लेन है और आप आकर देख लें इसको। तो आप लाइक कहीं से आए हो, लेकिन वो अब उस घर में उस वार्ड में ऐसे बैठी हुई है जैसे शी इज़ द ओनर, और शी हैज़ टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने ये जिम्मेदारी ली हुई है कि यहाँ पे जितनी भी औरतें आएँ उनको क्वालिटी केयर मिलनी चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है, ये किसी डॉक्टर सिद्रा की जिम्मेदारी नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो फिर वो मुझे जो है फ़ोन करेंगी, मुझे बताएंगी कि मुझे करना क्या है। मैं सिर्फ अपना दिमाग, या कि मैं वेल रीड हूँ, लाइक एज अ डॉक्टर हम लोग क्योंकि ज़्यादा पढ़ते हैं तो हमारे पास क्लिनिकल नॉलेज है, तो उनको सिर्फ वही कंपोनेंट चाहिए होता है हमसे। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने देखनी होती है, मैनेज उन्होंने करना होता है, पेशेंट को काउंसिल भी उन्होंने करना होता है, मेक श्योर कि वो सेफ है, हमसे भी ये सारा उन्होंने करना होता है। तो वो बड़ी कॉम्पिटेंट और कॉन्फिडेंट है। और आप एज अ डॉक्टर भी आपकी जिम्मेदारी है कि इन मिडवाइफ्स और नर्सेस के साथ बहुत अच्छी रेपो बिल्डिंग में रहें, क्योंकि बिकॉज दे आर द ओनर काइंड ऑफ, लाइक जैसे घर का नहीं होता है, वो मैनेजेरियल पर्सन्स होते हैं वो लोग। तो ये है। अच्छा, यू गेव अ मेजर डिफरेंस कि वहाँ की मिडवाइफ्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट प्लस कॉन्फिडेंट हैं, और यहाँ की जो है वो कॉम्पिटेंट तो हैं बट कॉन्फिडेंट नहीं है। सो व्हाई डू थिंक कि उनकी कॉन्फिडेंस लैक क्यों करती है? दैट्स इज इन द एजुकेशन सिस्टम। अच्छा। वो बेसिक कॉन्फिडेंस जो आए ना वो सिर्फ माँ बाप नहीं देते हैं, पूरा समाज देता है कॉन्फिडेंस ना। तो कभी कभार हम लोग जो है ना इस कौम से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इतनी गुर्बत है, हम ये सुनते सुनते बड़े हो रहे होते हैं कि ये मसला है, कि ये महरूमियाँ है, कि ये है। तो एज अ चाइल्ड भी हम लोग ना कहीं कॉन्फिडेंस में बहुत मार खा लेते हैं ना, जब तक हम कोई रॉकेट साइंस ना बन जाए, कोई बहुत बड़ी चीज़ें करें। तो कॉन्फिडेंस, और दूसरा ये है कि हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर से बड़ा फ़र्क पड़ता है। वहाँ मैंने देखा है सबका एटीट्यूड और बिहेवियर काफ़ी अच्छा होता है, डाउन टू अर्थ। वो इंसानों को इंसान समझते हैं और खुद को भी इंसान ही समझते हैं, खुद को खुदा नहीं समझते हैं। यहाँ पे हर कोई हर किसी के लिए डिसीजन ले रहा होता है। उनको अपनी, जैसे आई कैन गारंटीड कि पाकिस्तान में
सबको मेरी वीकनेसेस पता होंगी अगर मैं जिनकी क्लोज एक्वेंटेंसेस की बात करें, लेकिन उनको अपनी नहीं पता नहीं होगी। बताऊंगी, यस। इवन मैं भी इसी सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ ना, मैं बता सकती हूँ कि मेरा फलाना दोस्त है, उसके ये वीकनेसेस हैं, लेकिन कभी मुझे अपना नहीं पता होता। ये हमारा एक जो है ना एक बिहेवियर है जो कि शुरू से बना हुआ है। वहाँ पे मैंने देखा है लोगों के पास मोरल्स बहुत हैं, इखलाक में वो बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं इंतज़ार ही करती रहती हूँ कोई झूठ बोले। अच्छा। मैं इंतजार करते रहते कोई झूठ बोले, इधर नजर डराती हूँ, उधर देखती हूँ, कोई किसी से झूठ नहीं बोलता है। और यहाँ पर कोई किसी से ज्यादातर सच नहीं बोलता है। तो ये है हमारे डिफरेंस, जिसकी वजह से हम सब लोगों का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ना पीछे रह गया है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द गुडनेस। सही बात है, आई एग्री। अच्छा, तो हमारी मिडवाइफ्स के लिए फिर आपकी क्या एडवाइस है? व्हाट डू यू थिंक? हमारी मिडवाइफ्स के लिए जो है मेरी यही एडवाइस है कि आपका जो नाम है ना, जो आपके अंदर नाम है, आप उसकी जो है ना सुरखरू बने, उसको ही जो है ना आगे ले जाए। मिड मतलब विथ, वाइफ मतलब औरत, औरत के साथ खड़ी है। तो मुझे लगता है कि वो अपने नाम के साथ लगी हुई हैं। यहाँ की मिडवाइफ को बस बताना चाहिए कि मिडवाइफ का क्या मतलब है, वो आपने वैसे ही करना है। और सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ स्टीम जो है ना उसको थोड़ा बढ़ाएं। अदरवाइज कंपटीशन की कोई कमी नहीं है, कोई कंपटीशन की कमी नहीं है। दे आर वेरी नाइस, अच्छी हैं, हम्बल हैं, बस ये है कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। उनको पता होना चाहिए कि दे आर नाइस। और और कम्युनिकेशन का भी बहुत होता है। हम लोग ना दिमाग में बहुत सोचते हैं, मैंने नोटिस किया है वो लोग दिमाग में नहीं सोचते हैं। मैं बहुत ही रो बातें कर रही हूँ, आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत बेसिक बातें हैं। हम लोग दिमाग में बहुत बातें करते हैं, Yes. वो लोग दिमाग में बातें नहीं करते, वो बोलते हैं। दे ऑलवेज से समथिंग, वो बोलते रहते हैं, वो ओपिनियन देते रहते हैं। Isn't that like वो प्रॉब्लम में नहीं डालता लोगों को? नहीं, If you're too नो ऐसा नहीं कि दे आर टू स्पीकी, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है, अगर कोई ओपिनियन आपके पास है, मैंने देखा है कि यहाँ पर अगर ओपिनियन होता है ना तो हम कहते हैं कि यार अब बड़े लोग बात करें, हमने क्या बात करनी है, या ये इनके आपस का मामला है, मुझे क्या बात करनी है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, ओपिनियन है, दिमाग ने जनरेट किया है तो बोलना है, बात खत्म। और आप बड़े छोटे नहीं हो। अच्छा, आप बड़े छोटे नहीं हो, वहाँ पे बहुत इस मामले में है कि आप वहाँ पर हो, रूम में मौजूद हो, इसका मतलब आप हो। फिर इन वॉट एवर फॉर्म, इन बेशक आप वहाँ पे झाड़ू क्यों नहीं दे रहे हो, लेकिन आप ओपिनियन दे सकते हो अपना। और उसको बहुत ही अच्छे से जो है ना सुनते हैं, और वो कहते हैं वो थैंक यू सो मच, वो करें ना करें लेकिन बहुत अच्छे से उसको जो है ना शुगर कोटेड वर्ड्स दे देते हैं। तो जिसकी वजह से हर किसी का कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है। हर कोई इंक्लूसिव फील करता है। जो इंक्लूसिविटी है ना, ये बहुत अच्छी जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है किसी के भी अंदर ना। अगर मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, मैं किसी को इंक्लूसिव फील करवा रही हूँ या नहीं करवा रही हूँ, ऐसा तो नहीं मैं अपने में लगी हुई पड़ी हूँ। कोई भी इंसान है तो वहाँ पे इंक्लूसिविटी मैंने बहुत देखी है। एक चीज़ जो मैं अक्सर सुनती हूँ लोगों से कि इफ़ यू आर एट अ सर्टेन पोस्ट, तो आपको एक ना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए विद अदर पीपल जो आपसे जूनियर्स हैं या जो आपसे सीनियर्स हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, वहाँ पे एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज। देखिए ना, अगर तो दो लोग हैं जो बड़े सीनियर हैं, उन लोगों ने कोई ऐसी बात करनी है तो दे हैव प्राइवेसी, दे कैन गो एंड टॉक देयर। बट इफ दे आर टॉकिंग हेयर, it means you are here, you have to give opinion and they are also waiting for your response as well. कोई ऐसी बात होती है तो ऐसा नहीं है कि कोई हेरेकी नहीं है कि बड़ा जुड़ा छोटा नहीं कि आपने बोलना नहीं है, आपने बोलना है। अगर वो लोग चाहते हैं कि आप ओपिनियन ना दें तो फिर दे विल गो और दे विल से यू कि प्लीज आप जाओ, हमें एक बात करनी है। राइट, सो इंटरेस्टिंग। डू यू थिंक कि आपका इंग्लैंड जाने का जो फैसला था वो अच्छा था? मेरा बहुत अच्छा था फैसला, बहुत अच्छा था फैसला, क्योंकि मैं अगर ये सारा सिस्टम नहीं देखती, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर कुछ रहकर मैंने गलती की है, नहीं। मैं सोचती हूँ कि मेरा जो जर्नी रहा है ना वो काफ़ी अच्छा रहा है, और शायद दोबारा भी जन्म मिले तो ऐसी जर्नी से मैं गुजरूँगी कि मैं किस तरीके से अंदरूनी सिंध, और फिर मैंने इस्लामाबाद, फिर कराची, फिर मैंने यूएन के साथ काम करना, फिर मैंने एनजीओ सेक्टर काम करना, फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के करना, फिर गवर्नमेंट के साथ काम करना, फिर मैं अभी इंग्लैंड में जाकर ये सारी चीज़ें करना। तो ये जो है ना, मुझे लगता है कि मेरा ना
चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करने का, मुझे नहीं पता मैं क्या बनूंगी, मुझे नहीं पता लेकिन यह है कि मेरी ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो काफ़ी जो है डीप हो रही हैं, गहरी हो रही हैं, और वहाँ पर जाकर मुझे लगा कि इंसानों की वर्थ क्या होती है, जो कि शायद यहाँ पर मैं चाहकर भी नहीं देख पा रही थी। मैं चाहती बहुत कम लोग हैं जो इंसानों को इंसान समझते हैं यहाँ पर। तो वो बहुत अच्छा हुआ, और आई थिंक हम सबको वहाँ पर जाना चाहिए, सीखना चाहिए और वापस भी आना चाहिए। यस, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हाँ। वापस भी आना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को तो क्योंकि रूट्स तो हमारी ये है ना, हम फ्रूट्स वहाँ पे कैसे दे सकते हैं। एग्जैक्टली। सो अच्छा, लास्ट आपसे मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं और जो कि OB-GYN परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? और बी रेस्पॉन्सिबल एंड बी अकाउंटेबल। जब हम कहते हैं ना अकाउंटेबल, उसका मतलब ये है कि टेक योर टेक, जो हर किसी के पास ना कोई पावर होती है, वी ऑल एग्री ऑन इट, लाइक हर किसी के पास कोई ना कोई पावर है। तो द थिंग इज कि अपने पावर को रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करना। आप R1 हो, R2 हो, थर्ड ईयर के हो, फोर्थ ईयर को, और हमेशा ना टाइम, पंक्चुअलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दो चीज़ें जो आपको इस प्रोफेशन में बहुत आगे ले जाएंगी। आप टाइम की नहीं कदर करते हो, ड्यूटी पर टाइम पे नहीं आ रहे हो और जल्दी से भाग के जा रहे हो, अपनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी आपके काम है करने वाले आज दिन के, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने जो देखी ना, अगर वो लोग 4 घंटे काम करते हैं ना, तो वो सिर्फ 4 घंटे वो सिर्फ काम करते हैं, दैट्स इट। कोई मोबाइल नहीं यूज़ करता, कोई मैसेजेस नहीं कर रहा, कोई इधर उधर गॉसिप नहीं कर रहा। दे आर वेरी फोकस ऑन द वर्क। आई मीन जो कम्युनिकेशन और कन्वर्जेशन और जो जोक्स भी हो रहे हैं ना, उस काम से रिलेटेड हो रहे हैं। इट्स द ओनली वर्क। इतना क्वालिटी वर्क करते हैं वो लोग। वो कितने, वो नर्सेज जो है वो आई थिंक 36 घंटे ना हफ्ते में काम करती हैं। हम लोग यहाँ पे 90 आवर्स भी काम करके और बेड क्वालिटी के करके और कहीं पहुँचते नहीं हैं। तो वो लोग जितने भी, जब वो काम करते हैं तो काम करते हैं, जब वो बातें करते हैं तो बातें करते हैं, जब वो हंसते हैं तो वो एक्चुअली फिर जोक मार रहे होते हैं। तो ये है। सही, बहुत इंटरेस्टिंग बातें की आपने, बहुत थैंक यू, बहुत अच्छी इंसाइट मिली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्रा कि आपने वक्त निकाला और हमें दिलचस्प बातें बताई। यकीनन हमारे जो नाजरीन हैं उनको भी सारी बातें सुन के अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा। ये सारी एडवाइसेस जो डॉक्टर सिद्रा ने दी हैं, आई होप कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इसको समझे और इसको इम्प्लीमेंट करें। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।